नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक नया सीरीज जो है स्टार्ट किया है, इतिहास का एक नया सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग जो है एक लेक्चर ले चुके हैं। वो हम लोगों का पुराना लेक्चर जो था वो था हम लोगों का सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। ठीक है दोस्तों। और ये हम लोगों का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग जो है आर्यकाल या आर्यन्स पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, मतलब आर्य युग के बारे में पढ़ेंगे कि आर्य हमारे देश में कब आए, कैसे आए। ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लेक्चर जो है आप लोगों के लिए, ये एसएससी के लिए, इसमें चाहे जो भी हो आपका CHSL, GD, MTS, CGL और रेलवेज, इन सभी के लिए दोस्तों ये लेक्चर जो है इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं या जानते भी हैं तो भी ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए जो है आप लोग इस लेक्चर के साथ में हमारे साथ बने रहिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो है ये पढ़ लिया था, ये जाना था कि ये जो हम लोगों के देश का इतिहास है, मतलब अपने देश का इतिहास जो है, भारत का इतिहास जो है वो कितने साल पुराना है। ठीक है, जैसे 2350 BC आप लोग जानते हैं। मैंने बताया था कि BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय जो है BC कहलाता है या ईसा पूर्व कहलाता है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय जो होता है उसको AD कहते हैं, एनो डोमिनी कहते हैं, मतलब कि ईसवी कहते हैं। ठीक है, और ये जीरो है, इसको हम लोग जो है बर्थ ऑफ क्राइस्ट या ईसा मसीह का जन्म समय कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर जो है हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, इन्हीं के आधार पर जो है हम लोगों के सन या ईस्वी जो है शताब्दी जो है निर्धारित की जाती है। इन्हीं के जन्म के आधार पर हम लोग की शताब्दी क्यों निर्धारित की जाती है? क्योंकि दोस्तों हम लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं, जो कि एक क्रिश्चियन कैलेंडर है, जो कि दुनिया में सबसे अधिक यूज किया जाने वाला कैलेंडर है। ठीक है दोस्तों, इतना हम लोगों ने जान लिया था। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जान लिया था। हम लोगों ने जाना था कि 2350 BC से, मतलब ईसा पूर्व से 750 ईस्वी तक के समय को जो है हम लोग प्राचीन भारत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में 750 ईस्वी या AD से 1757 AD या ईस्वी को जो है हम लोग मध्यकालीन भारत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में 1757 से लेके 1947 AD या ईस्वी के समय को जो है हम लोग आधुनिक भारत कहते हैं या मॉडर्न इंडिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जान लिया था। आज हम लोग जो है इसके आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और आगे आइए बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोगों ने कल ये देख लिया था सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोगों की कब से स्टार्ट हुई थी? 2350 BC से 1750 BC, मतलब 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, इसमें हम लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जाना था। सिंधु घाटी सभ्यता क्या होती है दोस्तों? जो हमारे पूर्वज जो है सिंधु घाटी के नदी के किनारे जो है उत्पन्न हुए थे, वहाँ रहते थे, उन्हीं की सभ्यता को जो है हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। और उन्हीं के नाम पर जो है हम लोगों का नाम जो है हिंदू पड़ा था। पहले हिंदू जो है एक सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु एक सभ्यता थी। ठीक है, एक कल्चर था। ठीक है, ये कोई धर्म नहीं था। बाद में कुछ होशियार लोगों ने, कुछ बुद्धिमान लोगों ने इसको जो है एक धर्म बना दिया, पहले ये धर्म नहीं था। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें हम लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ लिया है। उसके बाद में दोस्तों ये जो बीच का समय है, मतलब 1750 BC से 1500 BC के बीच में
इसके बीच में हम लोगों को दोस्तों उत्खनन में मतलब कि खुदाई में जो है कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ऐसा मालूम देता है, या इसमें कोई भी व्यापार वगैरह कुछ भी इसका सबूत नहीं मिलता है। तो इससे हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है सिंधु घाटी की सभ्यता जो है नष्ट हो गई हो, उसके बाद में बीच में यहाँ पर कोई लोग नहीं रहते होंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों 1500 बीसी से 600 बीसी, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसमें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों आर्यों का काल या आर्यों का आगमन। ठीक है, आर्यन एज। ठीक है, आर्यों का युग। ठीक है दोस्तों, मैंने इसमें जो है एक और थोड़ा सा पॉइंट दिया है 1000 बीसी, मतलब कि इसको जो है दो भागों में बांटा है। आर्यों का काल जो है हमने दो भागों में बांटा है, एक 1500 से 1000 बीसी और 1000 से 600 बीसी। इसके बारे में भी आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें जो है 1500 से 1000 बीसी के बीच में हम लोगों में जो है ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक है, ऋग्वेद लिखा गया था। उसके बाद में जो 1000 बीसी है उससे 600 बीसी के बीच में जो है अन्य वेद लिखे गए थे। ठीक है, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है दोस्तों, आर्यों के काल को जो है दोस्तों हम लोग जो है आर्यों के काल को दोस्तों हम लोग जो है वैदिक युग भी कहते हैं। ठीक है, वैदिक युग भी कहते हैं, वैदिक युग भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ से हम लोग दोस्तों आर्यों के आने का रूट जो है, रास्ता जो है देखते हैं कि आर्य जो है कहाँ से किधर से आए थे। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोगों को दिखाया जा रहा है कि कैस्पियन सागर जो है, ये कैस्पियन सागर जो है जो मध्य एशिया मतलब सेंट्रल एशिया की एक जगह है, मध्य एशिया की एक जगह है जहाँ कैस्पियन सागर है। यहाँ जो है ये पैदा हुए थे, यहाँ जो है ये उत्पन्न हुए थे दोस्तों। आर्यंस जो है यहाँ उत्पन्न हुए थे। उसके बाद में इसमें से कुछ लोग जो है यूरोपियन कंट्री में चले गए थे, यूरोपीय देशों में चले गए थे, और कुछ लोग जो है इधर से आगे बढ़ाए थे। ठीक है दोस्तों, तो जो आगे इधर बढ़ाए थे इन्हीं के बारे में हम लोग को पढ़ना है, मतलब जो हमारे देश के तरफ आ गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये आर्यंस जो है पहले यहाँ से मध्य एशिया से चलते हुए, ठीक है, यहाँ से पहले जो है इराक और ईरान वाले क्षेत्र में आए थे। इराक और ईरान वाले क्षेत्र से कुछ दिन यहाँ रहकर उसके बाद में ये लोग जो है इंडिया की तरफ या सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ जो है ये बढ़ आए थे। दोस्तों आर्यंस जो थे ये लोग जो है अर्ध घुमंतु लोग थे, मतलब कि ये लोग घूमा करते थे, ये लोग चरवाहे थे। ठीक है, जो कुछ दिन यहाँ रहते थे फिर कुछ दिन आगे बढ़ जाते थे, ऐसे ऐसे ये लोग रहते थे। ठीक है, तो इनको अर्ध घुमंतु लोग कहते हैं, जिनको हम लोग आधुनिक युग में आज के समय में जो है बंजारे कहते हैं। ठीक है, बंजारे लोग थे। ठीक है, तो आगे हम लोग आइए बढ़ते हैं। अभी मैं बताऊंगा दोस्तों कि हम लोगों को ये कैसे पता चलता है कि ये जो आर्यंस थे वो इधर से, मतलब कि कैसे हम लोग को पता चलता है कि इराक और ईरान से होकर जो है इंडिया आए थे। क्योंकि दोस्तों आर्यंस जो थे ये लोग इराक ईरान में रुके थे, तो इराक ईरान में जो है यहूदी धर्म जो होते हैं, यहूदी धर्म, उनकी एक पवित्र पुस्तक है जिसका नाम है जंत अवस्था। ठीक है, जंत अवस्था जिसका नाम है, वो पुस्तक जो है दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और जिस तरीके से अपने यहाँ की जो है पवित्र पुस्तक गीता है, ठीक उसी तरीके से एक पवित्र पुस्तक जो है, जैसे यहाँ के लिए मतलब अपने देश की गीता, कुरान ये सब है, बाइबिल है, इसी तरीके से इन लोगों की एक पवित्र पुस्तक है दोस्तों, यहूदियों की पवित्र पुस्तक है जिसको हम लोग बोलते हैं जंत अवस्था। ठीक है, तो जंत अवस्था भी जो है संस्कृत में लिखी गई है, और जंत अवस्था और अपने यहाँ के ऋग्वेद, इन सभी पुस्तकों में जो है काफ़ी समानताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, काफ़ी समानताएं देखने को मिलती हैं, जिससे हम लोग को ये अनुमान लगता है कि ये जो है, ये जो आर्यंस थे ये जो है सेंट्रल एशिया से होते हुए, मतलब कि कैस्पियन सागर से पैदा हुए, उसके बाद में मध्य एशिया से होते हुए ये जो लोग थे ये जो है अपने हिंदुस्तान आए थे। ठीक है, मध्य एशिया से होते हुए उसके बाद में इराक ईरान आए,
वहाँ पर इन्होंने जंत अवस्था लिखी, उसके बाद में ये जो है सिंधु घाटी में आए थे। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, उसमें वो आर्यंस में जो है कुछ लोग थे, आर्यंस में जो है कुछ लोग ऐसे थे जिनको जो है संस्कृत का ज्ञान था। ठीक है, संस्कृत भाषा का ज्ञान था, जिन्होंने जो है ये सब किताबें लिखी थी। ठीक है, तो हम लोग जो है इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आर्य लोग अर्धघुमंतु लोग थे जो मध्य एशिया के कैस्पियन सागर के आसपास जो है क्षेत्र से उत्थित हुए थे। उत्थित हुए थे मतलब जन्म लिए थे। ये जो लोग थे आर्य लोग जो थे अर्धघुमंतु लोग थे, जैसा कि मैंने बताया चरवाहे लोग थे, या जिसको अभी हम लोग इस भाषा में जो है अपने देसी भाषा में जो है बंजारे लोग कहते हैं, ये लोग थे। और ये लोग मध्य एशिया के पास में जन्म लिए थे। उसके बाद में ये लोग वहाँ से बढ़ते हुए इराक ईरान वाले क्षेत्र में आए और उसके बाद में जो है भारत आए। भारत ये कैसे आए थे दोस्तों? तो भारत में जो है एक खैबर पास है। खैबर पास मतलब खैबर दर्रा है, जो कि हिंदू कुशा हिल्स के पास में है। ठीक है, तो उसी दर्रे से होते हुए ये लोग जो है भारत में प्रवेश किए थे। ठीक है, सिंधु क्षेत्र के पास में शरण ली थी, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता में ये लोग आए थे। ठीक है, और हम लोग को कैसे पता चला दोस्तों कि ये इराक और ईरान से होते हुए आए थे? इराक ईरान से होते हुए कैसे आए थे, कैसे पता चला? क्योंकि वहाँ पर जो यहूदी धर्म थे, यहूदी ज़राइस्ट्रियंस, यहूदी धर्म की जो पवित्र पुस्तक है जंत अवस्था, उस पुस्तक में और अपने यहाँ की ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में जो है काफ़ी समानताएं देखने को मिलती हैं, जिससे हम लोग को पता चलता है कि आर्यंस जो है इराक ईरान से होते हुए जो है आए थे। ठीक है, ऋग्वेद में जिन 7 नदियों का उल्लेख किया गया है दोस्तों, ऋग्वेद में जिन 7 नदियों का उल्लेख किया गया है वो है आप लोगों की जो है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास और घग्गर और सरस्वती। ठीक है दोस्तों, जैसा कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं, ये दोस्तों बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट है, जिसमें जो है पेपर में कभी कभी आप लोगों से जो है उन नदियों का जो है नाम पूछ लिया जाता है, जो कि हम लोगों के ऋग्वेद में लिखा गया है। जैसा कि यहाँ से देख रहे हैं, वितस्ता झेलम का नाम है, अस्किनी चिनाब का नाम है, पुरुषनी जो है राबी का नाम है, बिपाशा ब्यास का, सतुद्री सतलज का, द्रस्वती घग्गर का और सरस्वती का सरस्वती नाम है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब हम लोगों के नाम हैं नदियों के, जहाँ जो सिंधु घाटी के पास में थी नदियाँ। ठीक है, जिनका जो है ऋग्वेद में उल्लेख है। ठीक, तो इन सभी नदियों के बारे में जो है ऋग्वेद में लिखा गया है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि ये सब लोग जो है सबसे पहले वहीं पर आए थे, सिंधु घाटी के पास में आए थे आर्यंस, और वहाँ के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच की सभ्यता का इतिहास जो है वैदिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसको वैदिक एज या वैदिक सभ्यता के रूप में जानते हैं। यहाँ पर जो है 1500 से 600 ईसा पूर्व लिखा गया, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है पहले, जो कि ग्राम प्रकार की अर्थव्यवस्था पर आधारित था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है दोस्तों। ग्राम प्रकार की अर्थव्यवस्था का मतलब यह है दोस्तों, जब आप लोगों की सिंधु घाटी की सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तो वो जो है 2350 बीसी से 1750 बीसी तक ही चली थी। उसके बाद में वो नष्ट हो गई थी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो उसके बाद में ये लोग जो है 1500 बीसी में आए थे। ठीक है, 1500 बीसी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, जो बीच वाला समय था उसमें कोई लोग नहीं रहते, तो भले ही हमारे यहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है इतने विकसित हो गए थे, लेकिन क्योंकि उन लोगों की सभ्यता जो है नष्ट हो गई थी, तो ये लोग जब आए थे तो ये लोग भी समझ लीजिए कि जीरो से स्टार्ट ही करेंगे ना, मतलब कि जितना इनको ज्ञान रहा होगा उसी से ये लोग स्टार्ट करेंगे। इसलिए इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम प्रकार की अर्थव्यवस्था। ठीक है, मतलब कि ये लोग जो है उतने जानकार नहीं थे जब यहाँ पर आए थे। ठीक है, इसीलिए इसको ग्राम प्रकार की अर्थव्यवस्था जो है कहते हैं, क्योंकि हम लोग की सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो नष्ट हो गई थी। ठीक है, अब दोस्तों वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, एक ऋग वैदिक काल जो है 1500 से 1000 बीसी,
ठीक है। और एक दूसरा जो है वैदिक काल, जिसमें अन्य वेद लिखे गए, जिसको 1000 से 600 BC हम लोगों ने कहा। ठीक है। वेदों का संकलन वेद व्यास ने किया था। आप लोग सभी जानते होंगे कि वेद व्यास ने जो है वेदों को लिखा था। ठीक है। और एक चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, वेद अपौरुषेय हैं, मतलब कि मनुष्य द्वारा नहीं लिखे गए हैं। इसमें जो है ये तो लिखा गया मनुष्य के ही द्वारा था, वेद जो है मनुष्य के द्वारा ही लिखे गए थे दोस्तों, लेकिन उसमें जो है एक चीज़ ये लिख दी गई थी कि वेद जो है मनुष्य के द्वारा लिखे गए नहीं हैं, ये जो है स्वयं भगवान द्वारा लिखे गए हैं। इसी वजह से कोई भी लोग जो है इस पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वेद शब्द का अर्थ संस्कृत में श्रेष्ठ ज्ञान है। ठीक है। वेद का मतलब होता है श्रेष्ठ ज्ञान। ठीक है। 4 प्रमुख वेद जो है वैदिक साहित्य का निर्माण करते हैं, वह जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। ठीक है। ये 4 प्रकार के वेद जो है उस समय लिखे गए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऋग्वेद जो है प्राचीनतम वेद है दोस्तों। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ठीक है। ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है, मतलब सबसे पहले यही लिखा गया था। सबसे पहले यही लिखा गया था जो है ये 1500 से 1000 BC के समय में लिखा गया था। ठीक है। ये 1500 से 1000 BC के समय में लिखा गया था ऋग्वेद। उसके बाद में दोस्तों 1000 से 600 BC के समय में जो है हम लोगों का यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद लिखा गया था। ठीक है दोस्तों। सामवेद में गीतों का संग्रह है, मतलब इसमें संगीत के बारे में लिखा गया है। यजुर्वेद में जो है दोस्तों बलिदान के दौरान पालन किए जाने वाले नियम के बारे में लिखा गया है। और अथर्ववेद में जो है मंत्र और मंत्रों का संग्रह है। ठीक है। इन वेदों के अलावा ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, महाकाव्य, रामायण और महाभारत थे। ठीक है दोस्तों, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये भी है, जो हम लोग जो है महाभारत और रामायण के बारे में जानते हैं, वैसे ये कोई जो है मतलब सोचने वाली बात नहीं है। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को सच्चाई पता होनी चाहिए दोस्तों। अभी जो है इस समय हम लोगों ने देखा है कहीं भी जो है अभी तक जो है रामायण या महाभारत के जो है कोई साक्ष्य जो है हम लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, रामायण या महाभारत के जो है इस दुनिया में देखने के कहीं भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ये सब जो है स्टोरीज हैं, मतलब एक बुक है जिसको हम लोग पवित्र बुक मानते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि रामायण और महाभारत लिखा गया हो, उसके बाद में लोग जो है उसको रियल लाइफ में उस कहानी को उतारने के लिए जो है बाद में ये सब किए हों। ठीक है दोस्तों, तो इसके साक्ष्य जो है नहीं मिलते हैं कहीं भी। ये किताब लिखी जाने के बारे में जो है बात कही गई है। ठीक है। ये हम लोग का कब लिखा गया था दोस्तों? वैदिक एज में लिखा गया था। आप लोग जानते हैं रामायण किसने लिखा था? रामायण जो है वाल्मीकि जी ने लिखा था। वाल्मीकि जी ने लिखा था। और महाभारत जो है वेद व्यास जी ने लिखा था। ठीक है। ठीक है, महाभारत जो है वेद व्यास ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण भी एक जो है बुक है ब्राह्मण नाम से। ठीक है। वैदिक अनुष्ठान और दर्शन के बारे में गद्य है। ठीक है। दर्शन मतलब फिलॉसफी जो है, दर्शन शास्त्र के बारे में भी है थोड़ा सा। ठीक है। तो दोस्तों ये ब्राह्मण जो है बुक, ये जो है वैदिक अनुष्ठान और दर्शन के बारे में लिखा गया है, गद्य है। ठीक है। आरण्यक जो है रहस्यवाद, संस्कार और कर्मकांड से संबंधित है। कर्मकांड से संबंधित है दोस्तों, कैसे भी कोई क्रियाकलाप हम लोग करते हैं, कैसे जो है मतलब कि शादी विवाह या और कोई भी मतलब कि जो हम लोगों की दुनिया में होते हैं कर्मकांड, जैसे किसी के डेड होने पर या कुछ भी जो होता है दुनिया में। ठीक है, वो सब चीज़ जो है आरण्यक में लिखा गया है। उपनिषद जो है दोस्तों आत्मा है, आत्मा के बारे में लिखा गया है। प्रकृति के रहस्यों से निपटने वाले दार्शनिक ग्रंथ हैं। ठीक है, उपनिषद में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ऋग वैदिक काल जो है, देखिए अभी मैंने बताया था रामायण जो है वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है और महाभारत जो है वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब जो है ऋग्वेद काल को जो है दो भागों में मैंने कहा था कि अब डिवाइड किया गया है, एक 1500 से 1000 BC और 1000 से 600। तो दोस्तों इसमें जो है हम लोग 1500 से 1000 के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा ऋग्वेद काल को जो है हम लोग क्या कहते हैं, अर्ली वैदिक एज। ठीक है, अर्ली वैदिक एज कहते हैं इसको हम लोग जो है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इस अवधि में ऋग्वेद को संकलित किया गया था। जैसा कि मैंने बताया कि 1000 से 1500 ईसा पूर्व में जो है ऋग्वेद को लिखा गया था, इसलिए इसे ऋग्वेदिक काल के रूप में भी जाना जाता है। इसे दुनिया के सबसे पुराने धार्मिक पाठ के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, दुनिया का सबसे पुराना धार्मिक पाठ है जो, वो क्या है, ऋग्वेद है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद है। इसमें जो है 10 मंडल और 1028 जो है सूक्त या ऋचाएँ हैं। सूक्त का मतलब होता है दोस्तों श्लोक हैं, 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल को आप लोग जो है अध्याय या चैप्टर के रूप में जो है आप लोग इसको मान सकते हैं। ठीक है, मंडल को जो है आप लोग चैप्टर के रूप में मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, सबसे नया मंडल, देखिए सबसे नया मंडल जो है पहला और 10वां है। मतलब कि पहला और 10वां जो है सबसे बाद में लिखे गए हैं, तभी तो ये नया है पहला, और जबकि पहला जो है सबसे पहले लिखा जाना चाहिए था। इसीलिए इसको याद करने की चीज़ है दोस्तों कि पहला और 10वां जो है सबसे नया है। ठीक है, सबसे बाद में लिखा गया। ठीक, सबसे पुराना जो है 2 से 7 तक है, 2 से 7 तक है। ठीक है, 2 से 7 तक सबसे पुराना है। ठीक है, इसमें वंश और गोत्र के बारे में लिखा गया है। और दोस्तों 8वां और 9वां जो है मिश्रित है या मिक्स्ड है। ठीक है, आयु के बारे में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, एज के बारे में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, ऋग्वैदिक युग में राजनीतिक संगठन। ठीक है, ऋग्वैदिक युग मतलब वही जो है 1500 से 1000 के बीच में जो है कौन कौन से राजनीतिक संगठन थे, या मतलब उस समय राजनीतिक चर्चाएं थी दुनिया में कि नहीं थी। ठीक है दोस्तों, अपने यहाँ जो है देश में, तो प्रारंभिक वैदिक युग जो वही अर्ली वैदिक एज जिसको हम लोग कहते हैं, उसी को जो है प्रारंभिक वैदिक युग कहते हैं। उसमें कुल राजनीतिक संगठन की मूल इकाई थी। राजनीतिक संगठन की मूल इकाई जो थी उसको हम लोग क्या कहते थे, उसको हम लोग उस समय कुल कहते थे। ठीक है, और कई रिश्तेदारों को मिलाकर जो है, रिश्तेदारों के कई परिवार को मिलाकर जो है हम लोग गांव का गठन करते थे। ठीक है, ग्राम कहते थे उसको हम लोग, पहले जो है ग्राम कहते थे। ठीक है दोस्तों, ऋग्वैदिक एज में ग्राम हम लोग उसको कहते थे जो कई रिश्तेदारों के परिवारों को मिलाकर जो है बनाया जाता था। ठीक है दोस्तों, ग्राम का जो नेता होता था उसको हम लोग ग्रामनी कहते थे। ये सब आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है दोस्तों, इसको जो है आप लोगों को याद रखना ज़रूरी है। ये आप लोगों के पेपर में ऐसे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ग्राम का जो नेता था उसको जो है ग्रामनी कहते थे। गांव के समूह को क्या कहते थे, बिस कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, गांव के समूह को जो है क्या कहा जाता था, बिस कहा जाता था। ठीक है, बिस कहा जाता था। और जिसका नेतृत्व जो करता था उसको क्या कहा जाता था, विषयपति कहा जाता था। ठीक है, विषयपति कहा जाता था। गांव का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को जो है विषयपति कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों सर्वोच्च राजनीतिक व प्रशासनिक इकाई जो थी उसको जन या जनजाति कहते थे। ठीक है, जो सबसे बड़ी राजनीतिक या प्रशासनिक इकाई थी उसको हम लोग क्या कहते थे उस समय, जन या जनजाति कहते थे। दोस्तों ये सब जो है कब हुआ था, 1500 से 1000 BC के समय में ये सब हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो उस समय भी डेवलपमेंट जो है बहुत तेज़ी से हो रहा था। मतलब 500 सालों के अंदर जो है ये सब चीज़ें
हो गई थी। ठीक है दोस्तों, मतलब कि लगभग मान लीजिए छः पीढ़ियाँ या 5 ही मान सकते हैं आप लोग, जो है इतना सब हो गया था। ठीक है, कई ऐसे आदिवासी राज्य थे उस समय, कई आदिवासी राज्य भी बन गए थे जिनका नाम क्या है दोस्तों, भरत, मत्स्य, यदु और पुरु। ये जो थे ऋग वैदिक काल में, मतलब 1500 से 1000 BC मतलब ईसा पूर्व में जो है ये राज्य भी बन गए थे। इसको आदिवासी राज्य कहते थे हम लोग जो है। ठीक है, भरत, मत्स्य, यदु और पुरु। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में राज्य का प्रमुख जो होता था उसको राजन या राजा कहते थे। दोस्तों ये सब बनना जो है धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था, थोड़े थोड़े जो है कुछ जो है नाम आने लगे थे। राज्य का जो प्रमुख होता था उसको राजन कहा जाने लगा था। ठीक है, ऋग्वैदिक राज्य व्यवस्था जो है समान रूप से वंशानुगत राजतंत्र थी। दोस्तों पहले से ही वहाँ जो है वंशानुगत राजतंत्र जो है धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था। मतलब कि जो कोई राजा रहता था, मतलब जो राजन रहता था, उसकी संतान ही जो है अगली जो है राजन होती थी। ठीक है, धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था। 2 निकाय थे सबसे, जिसमें जो है एक सभा था और जो दूसरा था उसको समिति कहते थे। ठीक है दोस्तों, तो सभा में जो है बड़ों की परिषद होती थी, बड़े लोग जो होते थे वो सभा में रहते थे, और जो छोटे लोग होते थे या आम लोग होते थे उनको जो है समिति में बैठाया जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता में समाज। ठीक है दोस्तों, उस समय सामाजिक व्यवस्था क्या थी, समाज कैसा रहता था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रारंभिक वैदिक युग में जो है, मतलब वही ऋग वैदिक युग में, मतलब वही 1500 से 1000 में BC में जो है समाज कैसा रहता था। ऋग वैदिक समाज जो है मूल रूप से पितृसत्तात्मक था। जैसा कि मैंने अभी बताया दोस्तों, पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो क्या थी, मात्र सत्तात्मक थी। ठीक है, मात्र सत्तात्मक। ठीक है, मात्र सत्तात्मक। ठीक है, और दोस्तों ये आर्यंस का जो है ऋग वैदिक एज था 1500 से 1000 BC जो था, उसमें जो दोस्तों क्या होता था, पितृसत्तात्मक, मतलब पिता का जो है राज चलता था। ठीक है दोस्तों, समाज की मूल इकाई जो थी, समाज की मूल इकाई, अभी तो हम लोगों ने जो पढ़ा था दोस्तों वो सब क्या था, वो राजनीतिक इकाई थी। अब ये हम लोग समाज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी उसको क्या कहते थे, गृहम या परिवार कहते थे। ठीक है, समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी उसको गृहम या परिवार कहते थे। ठीक है, और दोस्तों अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें जो है राजनीतिक सबसे छोटी इकाई जो थी उसको कुल कहते थे। ठीक है, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, और दोस्तों ये जो है समाज की सबसे छोटी इकाई गृहम है। ठीक है, और परिवार के मुखिया को गृहपति कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, एक विवाह की प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, एक विवाह की प्रथा का प्रचलन था, जबकि शाही और कुलीन परिवारों के बीच बहुविवाह देखा गया था। ठीक है, मतलब उस समय एक विवाह और बहुविवाह की दोनों की प्रथा थी, लेकिन जो थोड़ा आम लोग थे वो एक ही विवाह करते थे। जो थोड़ा शाही लोग या जो राजन टाइप के लोग होते थे वो जो है एक से अधिक विवाह करते थे। ठीक है, महिलाओं को अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास के लिए पुरुषों के समान अवसर प्राप्त था। ठीक है दोस्तों, पुरुषों के समान प्राप्त था अवसर, जैसा कि जो है आप लोगों के सिंधु घाटी की सभ्यता में भी यही होता था। ठीक है दोस्तों, अपाला, बिस्वारा, घोषा, लोपा मुद्रा महिलाएं मंत्र रचयिता थीं। ठीक है दोस्तों, ये सब महिलाएं जो थीं इन्होंने भी जो है मंत्र की जो है रचनाएं की थी। इसी से हम लोगों को क्या पता चलता है कि जो है महिलाओं और पुरुषों को जो है समान अवसर प्राप्त था। ठीक है, महिलाएं लोकप्रिय विधानसभाओं में जा सकती थीं। देखिए दोस्तों वो लोग कितने डेवलप्ड थे, हमारे पूर्वज जो हैं कितने डेवलप्ड थे, मतलब महिलाएं भी जो है विधानसभाओं में जा सकती थी। और ये सब गड़बड़ कहाँ से हुआ, ये तो बाद में गड़बड़ हो गया था कि महिलाएं जो है यहाँ नहीं जा सकती, वहाँ नहीं जा सकती। पहले जो है ये सब व्यवस्थाएं थी, जैसा कि ऋग वैदिक एज में था और हम लोगों के जो है पहले सिंधु घाटी की सभ्यता में भी था। ठीक है,
बाल विवाह और सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। देखिए ये कितनी अच्छी बात थी, उस समय बाल विवाह और सती प्रथा का प्रचलन नहीं था पहले ऋग वैदिक काल में, मतलब कि 1500 से आप लोग जान रहे होंगे 1000 BC उस समय जो है ईसा पूर्व, उस समय जो है ये सब नहीं था। सामाजिक विभाजन कठोर नहीं थे उस समय, सामाजिक विभाजन जो है वो सब कठोर नहीं थे, मतलब बहुत कड़ाई नहीं थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऋग वैदिक मतलब वैदिक सभ्यता में आर्थिक स्थिति। ठीक है दोस्तों, उस समय हम लोगों की आर्थिक स्थिति थी क्या थी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वही 1500 से 1000 BC के समय में ऋग वैदिक आर्य जो है पशुपालन करने वाले लोग थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो पहले से ही चरवाहे थे। ठीक है, तो वो पशुपालन में इंटरेस्ट रखते थे। ठीक है, उत्तर भारत में अस्थायी रूप से बसने के बाद उन्होंने कृषि शुरू की। ठीक है, उत्तर भारत में जब वो लोग बस गए थे दोस्तों, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वो लोग उत्तर भारत में कब आए। उत्तर भारत मतलब गंगा और यमुना के पास में वो लोग कब आए, इसको हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। ठीक है, गंगा यमुना के किनारे जब ये लोग आए थे तब इन्होंने जो है कृषि स्टार्ट कर दी थी। लेकिन अभी हम लोग जो है इनके पिछले कहानी के बारे में पढ़ रहे हैं, ऋग वैदिक युग के बारे में। ठीक है, और वो लोग गंगा के किनारे वो लोग कब आए थे, कुछ लोग भले आ गए होंगे दोस्तों, लेकिन जो है सब लोग नहीं आ पाए थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बढ़ई रथ और हल का उत्पादन करते थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है वो लोग कितने आगे बढ़ गए थे। बढ़ई लोग जो थे वो हल और रथ जो है बनाने लगे थे। श्रमिकों द्वारा जो है, लेबर्स द्वारा जो है तांबा कांस लोहे के साथ विभिन्न प्रकार के यंत्र जो है बनाए गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है दोस्तों कि लोहा तो सिंधु घाटी की सभ्यता में नहीं था। मतलब कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो साइटें हैं उधर जो है, जो जहाँ पर जो है हम लोगों के हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये सब थे, वहाँ पर जो है लोहे नहीं थे। लेकिन इन लोगों को लोहा कहाँ से मिला, लोहा जब ये लोग आए उत्तर की साइड में। ठीक है, मतलब कि गंगा यमुना नदी के किनारे जब ये लोग आए तब वहाँ पर इन लोगों को जो है उपजाऊ मिट्टी भी मिली। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी भी मिली, और इन लोगों को जो है लोहा भी मिला, जिससे इन लोगों का जो है रहन सहन जो है और भी बढ़िया हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। कताई एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था सूती और ऊनी कपड़े की। ठीक है, उस समय जो है कपड़े बनाने लगे थे ये लोग। सुनारों ने गहने बनाए थे। ठीक है, कुम्हार ने घरेलू उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाए। मतलब धीरे धीरे जो है दोस्तों ये जो है व्यवस्था होने लगी थी कि जो है उसमें अलग अलग तरीके के लोग जो है अलग अलग तरीके का व्यवसाय करने लगे थे। ठीक है, ये सब वैदिक युग है दोस्तों। ऋग्वेद के समय में जो है, ऋग वैदिक युग में समय में ये सब होने लगा था धीरे धीरे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होने लगा था। ये 1500 से 1000 के समय की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा किया गया था। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा जो है व्यापार शुरू होने लगा था। लेकिन बाद में बड़े लेन देन के लिए निष्क नामक सोने के सिक्के का उपयोग करने लगे। देखिए दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ जैसे आप बना रहे हैं, जैसे आप एक व्यक्ति जो है बर्तन बना रहा है, दूसरा व्यक्ति जो है मान लीजिए कि हल बना रहा है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति जो है हल बना रहा है, तो अगर इसके पास हल नहीं है तो ये जो है दोस्तों इससे हल ले लेगा और इसको जो है बर्तन दे देगा। ठीक है दोस्तों, ये होता था वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, और बाद में दोस्तों क्या हुआ, जब थोड़ा सा व्यापार बढ़ गया तो ये लोग जो है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, निष्क और दो सिक्के थे दोस्तों। निष्क नामक जो है सिक्का पहले यहाँ पर स्टार्ट कर दिए थे। निष्क नामक जो है सिक्का जो है ये लोग सोने का सिक्का था, इसका उपयोग करना जो है ये लोग स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नदियों का परिवहन के साधन के रूप में उपयोग करने लगे थे। एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि ये जो है ऋग वैदिक एज में जो है केवल एक ही सिक्का जो है निष्क नाम का सिक्का जो है ये लोग यूज करते थे, और परिवहन के लिए मतलब आने जाने के लिए या व्यापार के लिए जो है ये लोग नदियों का यूज करने लगे थे। वो तो पुरानी बात थी कि जो है पहले हम लोगों के सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो भी थे वो लोग भी व्यापार का यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर एक जो है नई
जो है सभ्यता स्टार्ट हुई थी, क्योंकि आर्यंस जो है बाद में आए थे, ठीक है, और वो सभ्यता जो है नष्ट हो गई थी, इसलिए इनके बारे में भी ये सब पढ़ना अलग से जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में धर्म, ठीक है दोस्तों, उस समय धर्म क्या था ये हम लोग जानेंगे। वैदिक काल में धर्म जो है दोस्तों, प्रारंभिक वैदिक युग में मतलब 1500 से 1000 BC में ऋग्वैदिक आर्यों ने पृथ्वी, अग्नि, वायु, वर्षा और गड़गड़ाहट जैसी प्राकृतिक शक्तियों की जो है कई देवताओं में प्रतिष्ठित करके उनकी पूजा करने लगे थे। ठीक है दोस्तों, मतलब कि नेचुरल जो है थिंग्स जो होती थी, ठीक है, अग्नि, वायु, पृथ्वी, वर्षा या गड़गड़ाहट बादलों की, उन सभी की पूजा जो है ये लोग करते थे। ठीक है, और स्टार्टिंग में हम लोग क्या देखे थे दोस्तों, जो हमारे पूर्वज थे पहले से जो सिंधु घाटी की सभ्यता में रहते थे, वो लोग भी नेचर की पूजा करते थे थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो है वो लोग प्रोटो शिवा मतलब शिव जी की पूजा करते थे, और जो है माता की पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद में हम लोग जो है आगे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण ऋग्वैदिक देवता पृथ्वी, अग्नि, वायु, वरुण मतलब इंद्र, ये सब लोग, इंद्र सबसे लोकप्रिय था। ठीक है दोस्तों, इंद्र जो है सबसे लोकप्रिय देवता थे इस समय के। और पहले कौन थे, पहले शिव थे, जो कि हम लोगों के सिंधु घाटी की सभ्यता में होते थे। ठीक है, इनके बाद अग्नि आते थे। ठीक है, सबसे पहले सबसे अधिक किनको मानते थे ये लोग, इंद्र को मानते थे, उसके बाद में जो है अग्नि देवता को मानते थे। ठीक है, जिसे देवताओं और लोगों के बीच एक मध्यस्थ माना गया था। अग्नि को जो है देवताओं और मनुष्यों के बीच का जो है एक मीडिएटर माना गया था, मध्यस्थ माना गया था। ठीक है, वरुण प्राकृतिक व्यवस्था के धारक थे। ठीक है, वरुण को जो है प्राकृतिक व्यवस्था का धारक जो है माना जाता था। महिला देवता जो क्या थी, वो अदिति और उषा थी। ठीक है, महिला देवी देवता जो थे वो जो गाडीज थी, उनको जो है हम लोग अदिति और उषा उस समय कहते थे, ऋग्वैदिक समय में। ठीक है, ना कोई मंदिर और ना ही कोई मूर्ति पूजा होती थी। मतलब ये सब जो है दोस्तों, इन सभी की पूजा जो है वो लोग ऐसे ही करते थे, मूर्ति बनाकर नहीं करते थे। ठीक है, और ना ही कोई मंदिर थी। ठीक है, ऋग्वैदिक युग में लेकिन दोस्तों, हम लोगों के जो पहले जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो थे, उन लोगों ने मूर्ति पूजा का जो है अभ्यास किया था थोड़ा थोड़ा। अभी आप लोगों ने देखा था पिछला लेक्चर में जो है कि शिव जी की एक मूर्ति थी, उनके चारों तरफ जो है जानवर थे, है ना। तो उन लोगों ने मूर्ति पूजा का जो है थोड़ा सा अभ्यास जो है, प्रयास जो है किया था। ठीक है, लेकिन ऋग्वैदिक युग के लोग या वैदिक युग के लोग जो आर्यंस थे, स्टार्टिंग में जो है वो किसी भी देवी देवता की पूजा जो है मूर्ति बनाकर या मंदिर में रखकर जो है पूजा नहीं करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुरस्कारों के लिए देवताओं की प्रार्थना की गई है। ठीक है दोस्तों, जैसे कुछ लोग जो है ये सब मतलब मानते थे, देवी देवताओं से जो है आराधना करते थे और उनसे मांगते थे कि मतलब हमारी भैंस जो है दूध देने लगे, हमारी गाय जो है दूध देने लगे, या ये सब चीज़ें जो है इस तरीके की जो है वो लोग देवी देवताओं से मांग करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता जो है कौन थे, इंद्र थे, जिनके बारे में 250 ऋचाएँ लिखी गई। मतलब ऋग्वेद में जो है इनके बारे में 250 श्लोक जो है लिखे गए हैं। अग्नि देवता के बारे में जो है 200 श्लोक लिखे गए हैं, जिससे इसी से हम लोगों को अनुमान पता चलता है दोस्तों, लगता है कि जो है इंद्रदेव को अधिक माना जाता था, क्योंकि इनके बारे में 50 श्लोक अधिक हैं। और अग्नि देवता के बारे में जो है सेकंड नंबर पे ये थे, क्योंकि इनके बारे में जो 200 श्लोक लिखे गए हैं। ठीक है, कुछ महिला देवता वहाँ थी, जैसे अदिति और उषा, इनके बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है दोस्तों, पवित्र पशु गाय थी और यह विनिमय का माध्यम भी थी। ठीक है दोस्तों, पवित्र पशु जो थी ये कौन थी, गाय थी। ठीक है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि निष्क और सतनाम नाम के कुछ सिक्के थे। निष्क और सतनाम नाम के सिक्के, देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया था कि जो है 2 सिक्के थे, तो यहाँ पर अब आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जो है ये दोनों सिक्के जो है ऋग्वैदिक काल में ही थे। निष्क और सतनाम नाम के जो है सिक्के थे। ठीक है दोस्तों, दाहार्स ने वहाँ के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है दोस्तों,
विवाह आम तौर पर एकांगी होता था, ठीक है। विवाह जो है आम तौर पर जो है एकांगी होता था, मतलब कि सिंगल मैरिज होती थी, ठीक है। बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं था। अमाजू एक अविवाहित महिला थी, ठीक है दोस्तों। अविवाहित महिला जो ये विवाहित यहाँ पर गलती से लिख दिया गया, अविवाहित महिला जो होती थी, ठीक है, उसको दोस्तों उस समय जो है अमाजू कहा जाता था, ठीक है, जिसकी शादी नहीं होती थी, ठीक है। गायत्री मंत्र जो सूर्य समृद्धि को समर्पित है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में अंकित है, ठीक है दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है दोस्तों, जो गायत्री मंत्र हम लोग जिनका यूज करते हैं, जिनका हम लोग गायन करते हैं, जिनका हम लोग पाठ करते हैं, उसका जो है ऋग्वेद में तीसरे मंडल में या तीसरे चैप्टर में जो है वर्णन है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक चीज़ जो है कल थोड़ा सा गलत हो गई थी, जो मैंने बता दिया था आप लोगों को, कार्बन 12 जो मैंने बताया था कार्बन डेटिंग के लिए, लेकिन दोस्तों ये गलत था। कार्बन जो है 14 होता है, कार्बन 14 होता है, जो कि जो है कार्बन डेटिंग के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। कार्बन डेटिंग जो है, जो कार्बन 14 होता है दोस्तों, ये सभी वस्तुओं में जो है, सभी जो वस्तुएं जो है पुरानी होती हैं, उनमें सब में कार्बन 14 पाया जाता है। तो दोस्तों जिसमें जितनी कम मात्रा में जो है कार्बन 14 पाया जाता है, वो उतनी ही पुरानी वस्तु जो है होती है, ठीक है। जिसमें जितना कम मात्रा में जो है कार्बन 14 पाया जाता है, वो उतनी ही पुरानी वस्तु होती है, और जिसमें जितना अधिक जो है कार्बन 14 पाया जाता है, वो जो है उतनी मतलब कम समय की वस्तु होती है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह है दोस्तों उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो है ऋग्वैदिक काल जो है ऋग्वैदिक काल जो है हम लोगों ने पढ़ लिया, जो है हम लोगों का 1500 से 1000 BC तक था, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग दोस्तों उत्तर वैदिक काल जो है पढ़ेंगे, मतलब कि जिसको मैंने बताया था आप लोगों को, जो है कि 2 भागों में मैंने डिवाइड किया है। 1500 से जो है 1500 से 600 तो होता है पूरा, ठीक है, वैदिक काल होता है, या आर्यन एज होता है, लेकिन हम लोगों ने 2 भागों में डिवाइड किया था। पहला भाग जो है हम लोगों ने पढ़ लिया, अब ये हम लोग जो है दूसरा भाग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल जो है 1000 BC से 600 BC या 600 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल वह काल है जिसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि की रचना हुई, ठीक है दोस्तों। इसीलिए इसको जो है वैदिक काल कहा जाता है। इसमें जो है इतने तरीके के जो है वेद लिखे गए, ठीक है, वेद, उपनिषद, ये सब चीज़ें लिखी गई, ठीक है दोस्तों। इस काल को PGW लौह चरण के रूप में माना जाता है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि ये जो आर्यंस लोग थे, ये जो है हम लोगों की गंगा और यमुना नदी के पास में ये लोग कब आए थे दोस्तों? उत्तर वैदिक एज में, मतलब 1000 BC से 600 BC के समय में ये जो है ये लोग आए थे, और यहीं पर इन लोगों को जो है लोहे का ज्ञान जो हुआ था, लोहे इन लोगों को यहीं से मिले थे, ठीक है। गंगा और यमुना नदी के पास में इन लोगों को जो है, जब ये उत्तर भारत में आए थे तभी इन लोगों को मिला था लोहा, और यहीं पर इन लोगों को जो है उपजाऊ मिट्टी मिली थी, ठीक है दोस्तों। जिससे इन लोगों का व्यापार और रहन सहन जो है और स्टेबल हो गया था और अच्छा हो गया था, ठीक है दोस्तों। जाति व्यवस्था अब उनके काम पर आधारित नहीं थी, बल्कि उनके परिवार के वंश पर निर्भर करती थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, ठीक है दोस्तों। पहले जो होता था ऋग वैदिक काल में, मतलब उसमें जो है उनके काम के आधार पर जो है उनकी जाति व्यवस्था निर्धारित की जाती थी, कि मतलब जो व्यक्ति जो काम करता था उनको जो है उसी तरीके की जो है जाति जो है दी जाती थी। जैसे जो बर्तन बनाता था मिट्टी के, उनको जो है कुम्हार कहते थे। जो उस समय जो है अन्य काम करता था उनको, जो खेती करता था उनको जो है किसान बोलते थे। इस तरीके के जो है जो लकड़ी का काम करते थे उनको जो है बढ़ई बोलते थे। इस तरीके से जो है उस समय जातियां निर्धारित की जाती थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम लोगों का उत्तर वैदिक काल आया, तो इसमें जो है ये लोग जो है
अब क्या हुआ था कि जो व्यक्ति जो है जो काम करता था उनके बच्चे भी वही काम करने लगे थे। ऐसा माना जाता था कि जो व्यक्ति जो काम करता है अगर उसका बच्चा वही काम करेगा, क्योंकि वो बचपन से देखता है उसी काम को, तो उस काम को जो है अच्छे तरीके से करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी वजह से जो है उसके बच्चे को जो है अब उसी जाति के नाम से पुकारा जाने लगा। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में जब ये आया था दोस्तों, जाति व्यवस्था स्टार्ट हुई थी ऋग वैदिक काल में, तो उस समय जो है काम के आधार पर किया जाता था। लेकिन अब वो काम करने वाला जो व्यक्ति था, भले ही उसका लड़का जो है वो काम करता हो या ना करता हो, उसको जो है उस जाति से पुकारा जाने लगा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों उस समय उत्तर वैदिक एज का जो है राजनीतिक संगठन क्या था, समामेलन द्वारा बड़े राज्य ने महाजनपद या राष्ट्र का गठन किया। ठीक है, उस समय जो है दोस्तों अब बड़े बड़े राज्यों का जो है गठन धीरे धीरे होने लगा। ठीक है, महाजनपदों का गठन होने लगा। ठीक है, इसलिए राजा की शक्ति में वृद्धि हुई और उसने अपनी स्थिति के राजसूय या राज्याभिषेक समारोह, अश्वमेध या घोड़े की बलि और बाज पे रथ दौड़ की तरह शक्ति प्रदर्शन के लिए अनुष्ठान और बलिदान किए। ठीक है दोस्तों, अब धीरे धीरे जो है राज व्यवस्था जो है और आगे बढ़ गई थी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हुआ क्या था कि जैसे स्टार्टिंग में जो है जब सब लोग जो है रुपए पैसे थोड़ा बहुत कमाने लगे थे, उसके बाद में जो है अनाज पैदा करने लगे थे, तो क्या हुआ था कि एक व्यक्ति जो था वो बोला कि जो है आप लोग जो है हमको अपने जो है जो आप लोग कमाते हैं उसमें से अपना जो है कुछ हिस्सा अगर देंगे जो है, तो मैं आप लोगों को जो है सिक्योरिटी जो है प्रदान करूंगा, आप लोगों को सुरक्षा प्रदान करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इन लोगों ने सोचा कि ये तो अच्छी बात है कि हम लोग जो है जो कमाते हैं उसमें से थोड़ा दे देंगे, तो जो है हम लोगों की सुरक्षा जो है बढ़ी रहेगी। लेकिन दोस्तों जब ये व्यक्ति जो है किसी बाहरी व्यक्ति से जो है सुरक्षा कर सकता है, तो यही जो है धीरे धीरे अपना जो है सिक्का जमाने लगा और इन लोगों पे जो है मतलब, क्योंकि जब इसके पास में इतने धन मतलब सभी लोगों से थोड़ा थोड़ा होने लगे, तो इसके पास में शक्ति भी बढ़ गई। मतलब जिसके पास पैसा है उसी के पास शक्ति है, तो जो है धीरे धीरे ये जो है अपना सिक्का जमाने लगा और इन लोगों की भूल ने जो है इसको जो है राजा का नाम दे दिया। ठीक है, जब ये राजा बन गया दोस्तों, तो अब ये जो है नए नए तरीके के नियम कानून लाने लगा और जो है राज्याभिषेक और ये घोड़े की बलि, रथ दौड़, ये सब धीरे धीरे जो है स्टार्ट कर दिया और राजा जो है धीरे धीरे जो है राजा की स्थिति जो है अच्छी होती चली गई। ठीक है दोस्तों, राजाओं ने राजा विजन, अहिल्या भुवनपति, सभी पृथ्वी के स्वामी, एक राट और सम्राट शासक की उपाधि धारण की। मतलब अब राजा जो है अपने आप को बड़ी बड़ी जो है उपाधियां देने लगे। जैसा कि मैंने बताया अब उनका पावर बढ़ गया, तो वो लोग जो है अपने अपने आप को जो है उपाधियां देने लगे। मतलब अपने अपने नाम को जो है उपाधियों से जो है बनाने लगे। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग जो है यहाँ पर नाम क्या है, कितना मतलब कैसा ये लोग नाम रखें। सभी पृथ्वी के स्वामी, अहिल्या भुवनपति, देखिए सभी पृथ्वी के स्वामी, मतलब नाम देख रहे हैं आप लोग ना। एक राट और सम्राट मतलब एकमात्र शासक। ठीक है, इस तरीके से जो है वो लोग उपाधियां अपने आप ही जो लेने लगे। ठीक है, समिति और सभा का महत्व जो है कम हो गया, क्योंकि दोस्त जो है समिति और सभा का महत्व इसलिए कम हो गया क्योंकि राजा जो है आ गए थे। ठीक है, राजा जो है राज शासन जो है धीरे धीरे काफ़ी विकास कर चुका था, इसलिए जो है समिति और सभा का गठन जो है इसका महत्व जो है कम हो गया, ये सब धीरे धीरे बेकार होने लगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक युग में सामाजिक स्थिति देखिए, अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे उनकी सामाजिक स्थिति क्या थी। 1000 से 600 के बीच में, 1000 से 600। ठीक है, आप लोग ये समझ रहे हैं ना, क्योंकि मैं इसलिए इसको बार बार लिख रहा हूँ जिससे आप लोगों को जो है समझ में आए कि हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, मतलब कहाँ पहुँचे हैं, हमारे ये किस समय का इतिहास है। मेन थिंग यही है, जब आप लोगों को ये पता रहेगा कि ये कब की बात की जा रही है, तो आप लोगों को जो है ये अच्छे से समझ में आएगा। मतलब कि ये यहाँ से आप लोग ये समझ रहे हैं ना कि सिंधु घाटी सभ्यता के तुरंत बाद जो है हम लोग वैदिक युग या
वैदिक युग या आर्यों का युग जो है, आर्यों का काल जो है पढ़ रहे हैं। आर्यों के काल में जो है 2 काल हम लोगों ने डिवाइड कर लिया, एक 1500 से 1000 और 1000 से 600। ठीक है, तो हम लोग ये दूसरा वाला पढ़ रहे हैं 1000 से 600। ठीक है, पहला वाला हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस समय क्या था, वर्ण व्यवस्था प्रचलित हो गई थी। जैसा कि मैंने बताया जो है काम के आधार पर जो है वर्ण या जाति जो है बनने लगे थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है काम के आधार पर नहीं, अब उनके परिवार के आधार पर जो है हो गया था, क्योंकि उसके पिताजी जो करते रहे होंगे अब उसका बच्चा भले करता हो या ना करता हो वैसे, लेकिन जो है उसको उसी नाम से बुलाने लगे, कुम्हार, बढ़ई, इन सभी नामों से जो है बुलाने लगे। ठीक है, उस समय 4 वर्ण व्यवस्था जो है समाज में बन गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, 4 व्यवस्था जो है ये इन लोगों ने बना लिया था। ठीक है, ब्राह्मण और क्षत्रिय ने दूसरों की तुलना में उच्च स्थान ग्रहण किया था। ठीक है, ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे ये लोग जो है अपने आप को ऊंचे पर जो है ऊंचाई पर जो है दर्जा दिए थे, बाकी सभी को जो है इन लोगों ने नीचे रखा था। ठीक है, पैसे के आधार पर विभिन्न उपजातियां उभर कर सामने आने लगी थी। ठीक है, पैसे, जिसका जो पैसा होता था उसी के आधार पर जो है नई नई जातियां जो है सामने आने लगी थी। महिलाओं और पुरुषों से नीचा और अधीन माना जाने लगा था। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में जो है महिलाओं का जो है धीरे धीरे कम दर्जा दिया जाने लगा। यहीं से जो है मामला गड़बड़ होना स्टार्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, राजकीय कार्यों में भाग लेने के अपने राजनीतिक अधिकारों को भी खो दिया। ठीक है, महिलाओं को जो है अब राजनीतिक अधिकार जो है धीरे धीरे नहीं दिया जाने लगा। ठीक है, बाल विवाह आम हो गया। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं उत्तर वैदिक काल से जो है ये सब 1000 से 600 BC में जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व में ये सब गड़बड़ होना स्टार्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, इन 4 प्रकार की जो है वर्णों में जो है सबको डिवाइड कर दिया था इन लोगों ने। ठीक है, और इसमें एक चीज़ ये है, जो शूद्र लोग थे, जो वर्कर्स थे, सर्वेंट थे, लेबर थे, इन लोगों को जो है इन लोगों ने क्या बोल दिया, नॉन आर्यंस। ठीक है, इन लोगों को नॉन आर्यंस बोल दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है दोस्तों कि सबसे स्टार्टिंग में जब ये आर्यंस आए थे तो सभी लोग आर्यंस थे, मतलब सब लोग आर्यंस थे। और आर्यंस जो है उस समय क्या होता था, आर्यंस जो है एक संस्कृत थी। ठीक है, संस्कृत थी। ठीक है, संस्कृत थी। ठीक है, ये कल्चर था। ठीक है, संस्कृत थी, और बाद में इन लोगों ने इसको जो है एक जाति बना दिया। ठीक है, इसको वर्ण बना दिया, जाति बना दिया। ठीक है दोस्तों, बाकी तो सभी लोग ये जो है आर्यंस ही थे, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो है नष्ट हो गई थी। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता नष्ट हो गई थी, तो इसलिए है दोस्तों, नष्ट हो गई थी, तो इसलिए जो है सिंधु घाटी के कोई लोग बचे ही नहीं थे। तो ये सब जो थे, सभी लोग जो थे सभी आर्यंस थे ही, लेकिन जो है इन लोगों ने इसको जो है इस तरीके से डिवाइड कर दिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर वैदिक युग में आर्थिक स्थिति, अब देखिए आर्थिक स्थिति क्या हुई। वनों को साफ करके अधिक भूमि को जो है खेती के अधीन जो है रखा गया, वनों को जो है धीरे धीरे साफ कर दिया गया। ठीक है, और वहाँ पर खेती करने के लिए ज़मीन बनाने लगे, खाद का ज्ञान भी जो है स्टार्ट हो गया था। ठीक है, जौ, चावल, गेहूँ आदि की कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय हो गया था। मतलब पहले जो है हम लोगों के उसमें जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वहाँ पर केवल गेहूं और जौ की जो है खेती की जाती थी थोड़ी थोड़ी, और ये लोग जो है गेहूं, चावल और जौ की तीनों की जो है खेती स्टार्ट कर दी है। ठीक है, अच्छे तरीके से। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो है चावल के कुछ जो है सबूत मिले हैं, लेकिन मेन रूप से वो लोग जो है गेहूं और जौ ही खाते थे। ठीक है दोस्तों, धातु कर्म, चर्म कर्म, बढ़ईगिरी, मिट्टी के बर्तनों की प्रगति के साथ औद्योगिक गतिविधियां भी विशिष्ट हो गई थी। ठीक है दोस्तों, ये सब का काम धंधे जो है स्टार्ट हो गए थे, सभी लोग जो है व्यापार अपना स्टार्ट कर दिए थे, काम करना स्टार्ट कर दिए थे। और अब जो है जातियों को जो है उनके कर्मों के आधार पर नहीं, उनके कुल या वंश के आधार पर जो है, उनके जो है पूर्वजों के आधार पर जो है सब लोग बांटने लगे थे। ठीक है दोस्तों, आंतरिक व्यवसाय के साथ साथ विदेशी व्यापार भी व्यापक हो गया था, मतलब अच्छे से व्यापार होने लगा था। उन्होंने समुद्रों के माध्यम से बेबीलोन
के साथ में व्यापार किया, ठीक है। समुद्रों से जो है वो लोग व्यापार करने जाने लगे थे, ठीक है। वंशानुगत व्यापारी बनिया एक अलग वर्ग के रूप में अस्तित्व में आए, ठीक है दोस्तों। जो जिनके पूर्वज जो है, जिनके पिताजी जो है व्यापार करना स्टार्ट कर दिए थे, तो उनके बच्चे जो है वंशानुगत, मतलब कि उनके बच्चे को जो है अब धीरे धीरे बनिया बोला जाने लगा, ठीक है। व्यापार और वाणिज्य में लिप्त वैश्यों को ने खुद को गण के रूप में संगठित किया, ठीक है। जो व्यापार और वाणिज्य में लोग वैश्य जो थे उनको जो है गण कहा जाने लगा, ठीक है। सिक्के इस समय क्या हो गए थे दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया इस समय भी वही सिक्के चलने लगे थे, निष्क सतनाम, ठीक है। सोने के सिक्के और कृष्णल, यहाँ पर एक सिक्का और आ गया कृष्णल, चांदी का सिक्का जो है इसको भी इस्तेमाल करने लगे थे सब लोग, ठीक है दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में मतलब 1500 से 1000 में जो है ये लोग 2 सिक्के जो है यूज करते थे, निष्क और सतनाम। और जो दोस्तों जो है उत्तर वैदिक काल में मतलब 1000 से 600 में जो है ये लोग 3 प्रकार के सिक्के यूज करने लगे। पहले वाले दोनों तो थे ही, कृष्णल जो है एक चांदी का सिक्का भी आ गया, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक युग की धार्मिक स्थिति, अब धार्मिक स्थिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंद्र और अग्नि ने अपना महत्व जो है खो दिया था, ठीक है दोस्तों। इंद्र और अग्नि देवता जो है इसमें अपना महत्व जो है खो दिया था, जबकि ऋग्वैदिक युग में जो है इन्हीं दोनों लोगों का जो है महत्व ज़्यादा था, ठीक है। अब जो है नए देवी देवता आ गए थे दोस्तों, ये प्रजापति, विष्णु, रुद्र, मतलब जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक है दोस्तों। अब ये 3 जो है देवता ये जो है अलग अलग नाम से आ गए थे। ब्रह्मा जी को जो है प्रजापति या निर्माता कहा जाने लगा, विष्णु जी को जो है रक्षक कहा जाने लगा, और दोस्तों रुद्र को या जो है महेश जी को या भगवान शंकर को जो है विध्वंसक कहा जाने लगा, ठीक है दोस्तों। यज्ञ और अनुष्ठान जो है अधिक विस्तृत हो गया, अब यज्ञ वगैरह ये सब अधिक होने लगे, लेकिन प्रार्थनाओं के महत्व में गिरावट आई थी दोस्तों। प्रार्थना जो करते थे पहले लोग कि जो है भगवान मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये सब जो है थोड़ा कम हो गए थे, ठीक है। लोग जो है मांगने में नहीं, करने में जो है, आराधना करने में जो है विश्वास करते थे, यज्ञ और अनुष्ठान में विश्वास करते थे, ठीक है दोस्तों। पुरोहित एक वंशानुगत पेशा हो गया था दोस्तों। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, ये पुरोहित जो है मतलब पंडित जी जो होते थे, इन लोगों का जो है एक ये पेशा जो है यहाँ से स्टार्ट हो गया था, वंशानुगत पेशा जो है यहाँ से स्टार्ट हो गया था। ये लोग जो है यहाँ से पेशा जो है स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अनुष्ठानों और बलिदानों के लिए नियमों को जो है निर्धारित यही लोग करते थे, मतलब यज्ञ के अनुष्ठानों का नियम जो है और बलिदानों का नियम जो है ये सब जो है पंडित जो लोग जो है स्टार्ट कर दिए थे करना, ठीक है, बताना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। उत्तर वैदिक युग में मतलब 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। इसलिए इस अवधि के अंत तक इस पुरोहित वर्चस्व के खिलाफ भी कड़ी प्रतिक्रिया हुई। इससे बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दोस्तों, जब पंडित जी लोग जो है ये सब करने लगे थे, नियम कानून बनाने लगे थे, और पुरोहितवाद जो है एक वंशानुगत हो गया था और ये सब नियम कानून बनाने लगे थे, तो इन सभी चीज़ों से कुछ लोगों को जो है कष्ट हुआ होगा। जो लोग इसमें नहीं बंध कर रहना चाहते थे, नहीं चलना चाहते थे, उन लोगों ने दोस्तों 2 नए धर्मों को जो है आगे चलकर अपना लिया, जिन धर्मों को हम लोग क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो है यहाँ से उदय हुआ, और यहीं पर हम लोगों का क्या समाप्त होता है, जो है वैदिक युग, या जो है वैदिक युग मतलब समाप्त नहीं होता है। यहाँ से जो है हम लोग अब इन लोगों का तो अपना एक साइड में चलता रहा, उसके बाद में अब जो है नया युग स्टार्ट होगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म का, ठीक है। तो दोस्तों इसको जो है हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अभी तक हम लोगों ने जो है 1500 ईसा पूर्व से हम लोगों ने 600 ईसा पूर्व जो है पढ़ लिया है, ठीक है दोस्तों।
यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोगों को जो है ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, थोड़ा सा और रह गया है। ठीक है, आगे हम लोग जो है वेदों के बारे में जान लेते हैं। उत्तर वैदिक काल का साहित्य। ठीक है, इस समय उत्तर वैदिक काल में जो है यजुर्वेद, जैसा कि हमने बताया कि जो है ऋग्वेद जो है पहले ही जो है लिखा जा चुका था, मतलब कि ऋग्वैदिक काल में जो है 1500 से 1000 में। ठीक है, और ये जो है 1000 से 600 वाले में ये है दोस्तों। यजुर्वेद का अर्थ है बलि का सूत्र, मतलब इसमें बलिदान के बारे में बताया गया है। पहला वेद जो 2 भागों में था, एकमात्र वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया था। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ये कृष्ण यजुर्वेद गद्य में था और ये जो है पद्य में था। ठीक है दोस्तों, सामवेद क्या था? सामवेद का अर्थ है लय, और इसमें ऋचाओं को लयबद्ध पूर्णता शामिल किया गया, मतलब इसमें जो है संगीत के बारे में या जो है थोड़ा म्यूजिक के बारे में जो है सबसे स्टार्टिंग में दुनिया में जो है ये एक वेद आया जो था सामवेद, जिसमें जो है म्यूजिक का जो है इसमें जो है म्यूजिक का जो है अभ्यास किया गया है। ठीक है, म्यूजिक के बारे में लिखा गया। सामवेद को भारतीय स्वर संगीत के जनक के रूप में माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दोस्तों, सामवेद द्वारा हमें भूकंप और अकाल का पहला लिखित प्रमाण मिलता है। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है दोस्तों, जो कि सामवेद में लिखा गया है कि जो है पहले भी भूकंप और अकाल जैसी जो है नेचुरल डिजास्टर जो है होती थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर वैदिक काल का साहित्य ये भी है, मतलब कि जो है उसमें आगे जो है हम लोगों ने यजुर्वेद और सामवेद के बारे में पढ़ा। अब इसमें जो है हम लोग पढ़ रहे हैं अथर्ववेद के बारे में। यह जो है कालानुक्रमिक रूप से 4 में से अंतिम है, मतलब चारों में से ये सबसे आखिरी वेद है दोस्तों। अथर्ववेद जो है सबसे आखिरी वेद है, सबसे आखिरी में लिखा गया। अथर्ववेद में काले जादू के बारे में भी लिखा गया। इस वेद द्वारा हमें स्वयंवर प्रणाली का प्रमाण मिला दोस्तों। जो है स्वयंवर जो है पहले होता था, मतलब कि शादी करने के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं रामायण में जो है माता सीता और भगवान श्री राम के बारे में लिखा गया है, वो सब प्रणाली जो है अथर्ववेद में जो है पहले से लिखा गया है। ठीक है, पहले 3 वेदों को वेदत्रयी के रूप में माना जाता था। ठीक है, पहले माना जाता है, पहले जो 3 वेद हैं, मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों को जो है वेदत्रयी के रूप में माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मण ये भी एक जो है ये भी एक बुक है ब्राह्मण नाम की। ठीक है दोस्तों, तो ब्राह्मण गद्य में पाठ का एक रूप है जो वेदों में भजन की व्याख्या करते हैं। महत्वपूर्ण वेद और ब्राह्मण, ये वेद और ब्राह्मण जो हैं ये सब हैं बुकें हैं, इनको आप लोगों को जो है याद कर लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आरण्यक, आरण्यक भी एक बुक थी। आरण्यक ब्राह्मणों का निर्णायक हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मण जो बुक थी उसका निर्णायक हिस्सा है ये जो है, या इसको आप लोग जो है समरी के रूप में भी मान सकते हैं। आरण्यकों की कुल संख्या 7 है। 7 आरण्यक लिखे गए दोस्तों वैदिक एज में जो है। उपनिषद ये वेदों का निर्णायक है दोस्तों, ये वेदों का जो है निर्णायक है, या वेदों का समझ लीजिए सारांश होगा या समरी होगा। उपनिषदों को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वेदांत भी इसको कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या जो है 108 है। 108 उपनिषद जो है दोस्तों लिखे गए। सत्यमेव जयते का उल्लेख मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है दोस्तों, सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडोकोपनिषद में जो है मिलता है। ठीक है दोस्तों, सत्यमेव जयते का, जिसको आज हम लोग भी आज भी यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, वेदों के पुरोहित जो है, वेदों के पुरोहित कौन कौन थे ये सब जो है यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है ये पूरा वैदिक एज जो ये आर्यंस का एज जो है पढ़ लिया है। अब आप लोगों को थैंक यू। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दोस्तों, अगर आप लोगों ने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में आया है, लगता है कि मुझे हेल्प हो रही है दोस्तों, वीडियो को शेयर करिए। सबसे ज़रूरी यह है दोस्तों कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ठीक है,
सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, और अधिक जानकारी के साथ में अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो समय कमेंट सेक्शन जो है आप लोगों के लिए खुला है। आप लोग दिल खोल कर उसमें अपना जो है कुछ भी लिख सकते हैं। यह है थोड़ा जो है मर्यादा का ध्यान रखते हुए। ठीक है, एक टीचर और शिष्य के बारे में या अपना दोस्त ही समझकर जो है, या बड़ा भाई समझकर, छोटा भाई समझकर जो है थोड़ा सम्मान से जो है लिखेंगे आप लोग। ठीक है, मर्यादा का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए या कोई भी मतलब सिलेबस से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, या मुझसे कोई भी गलती हो गई या कुछ छूट गया हो, तो उसको आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप लोगों का तहे दिल से आभार। ठीक है, वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।